स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। श्रीमती वर्मा की आवाज अचानक तीखी हो गई। क्या तुम आस्था को यहाँ क्यों लाए? कहीं तुम अब भी उसे पसंद तो नहीं करते? बेटा, मूर्ख मत बनो। वह अब तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को पसंद करती है। मैं उसे अपने घर लाने के पक्ष में नहीं हूँ। माँ, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि वह अब मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं जिंदा वापस आया हूँ और मुझे कम से कम एक बार उससे मिलना तो चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो मैं खुद उससे पूछना चाहता हूँ। श्रीमती वर्मा अचानक घबरा गईं। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? वह जो कुछ भी करती है, मैं सब जानती हूँ। बेहतर होगा कि तुम सीधे मुझसे पूछो। वह तुमसे झूठ बोल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मुझे सिर्फ उससे कुछ पूछना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से माफी भी मांगनी है। मेरे अचानक गायब होने से उसे गर्भवती और अकेला छोड़कर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। और हाँ, मैं उसे फिर से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आखिरकार उसने मेरे बेटे को जन्म दिया है। अपने बेटे को जिद करते देखकर श्रीमती वर्मा शक पैदा किए बिना जबरदस्ती उसे रोक नहीं सकती थी। उन्होंने कुछ देर सोचा, खड़ी हुई और ड्राइवर को आस्था को लेने के लिए बाहर जाकर व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिए। फिर उन्होंने ड्राइवर से फुसफुसाकर कहा, जब तुम आस्था से मिलो तो उसे पहले ही चेतावनी दे देना, वह यहाँ आने के बाद किसी तरह की फालतू बात नहीं करेगी। ड्राइवर ने आदरपूर्वक जवाब दिया, जी मैडम, मैं उसे चेतावनी दे दूंगा। श्रीमती वर्मा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ठीक है, जाओ फिर। शौर्य का घर श्री वर्ण के घर से बहुत पास था। ड्राइवर को आस्था को लाने में केवल 15 मिनट लगे। जब आस्था बैठक में दाखिल हुई और उसे पता चला कि शौर्य अभी भी जिंदा है, तो वह इतनी स्तब्ध हुई कि उसे होश में आने में काफी समय लग गया। सामने खड़ा वह आदमी, जिसका चेहरा बदसूरत और निशानों से भरा था और एक पैर विकलांग था, क्या वह वास्तव में लू परिवार का सभ्य और विनम्र छोटा मालिक था? अगर बगल में श्रीवर्ण ने सिर न हिलाया होता तो उसे लगता कि श्रीमती वर्मा ने आकाश से पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ने के लिए जानबूझकर एक खराब चेहरे वाले आदमी को अपने बेटे के रूप में पेश किया है। लेकिन भले ही वह विश्वास नहीं कर पा रही थी, उसने फिर भी खुद को उसकी ओर झोंक दिया। वह सीधे शौर्य के गले लग गई, फिर शिकायत भरे स्वर में रोने लगी। शौर्य, तुम अभी भी जिंदा हो, ये कितना अद्भुत है। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना याद किया है? मैं हर रात तुम्हारे सपने देखती थी। कई बार तो मैं चाहती थी कि बस सब खत्म कर दूं और तुम्हारे पीछे चली आऊं। श्रीमती वर्मा ने ठंडी सांस ली और उसे अपने बेटे से दूर खींच लिया। आस्था, यहाँ इतना प्यार जताने का ढोंग बंद करो। शौर्य के साथ दुर्घटना होने के कुछ ही समय बाद तुम आकाश के बिस्तर तक पहुंच गई और जोर दिया कि वह प्रीति को तलाक देकर तुमसे शादी करे। तुमने शौर्य से कभी प्यार किया ही नहीं। आस्था की आंख से आंसू तेजी से गिरे, उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शौर्य, आकाश और मेरे बीच कुछ नहीं था। जिस समय मैं आकाश के साथ बिस्तर पर पहुंची, वह इसलिए था क्योंकि कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था और हमें दवा दे दी गई थी। लेकिन हम दोनों बेहोश हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। शौर्य उस शाम कहानी के 3 संस्करण पहले ही सुन चुका था और अब वह सच में नहीं जानता था कि किस पर विश्वास करे। उसने सीधे विषय को छोड़ दिया और कहा, आस्था, मेरे साथ अध्ययन कक्ष में चलो, हमें अकेले में बात करने की जरूरत है। ये कहते हुए वह अपनी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। आस्था जल्दी से आगे बढ़ी और उसे सहारा देने लगी। कोमलता से शौर्य से सटकर खड़ी हुई, विनम्र समर्पण का एक चित्र। हालांकि शौर्य, जिसे पहले वह कंधे पर हाथ रखकर चलना पसंद था, ने इस बार उसे दूर धकेल दिया। वह पहले की तरह ही विनम्र था, लेकिन अंतरंगता गायब थी और उसकी आवाज में एक औपचारिकता थी। ठीक है आस्था, मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद चलने दो। श्रीमती वर्मा ने पीछे से उपहास किया। आस्था को नाटक करना खूब आता था। साफ था कि उसका दिल बदल गया था, लेकिन अब वह उनके बेटे के लिए इतना प्रेम जताने का ढोंग कर रही थी। उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई, ये सोचकर कि उनके बेटे पर उनकी बातों का असर हुआ होगा और वह अब आस्था को नापसंद करने लगा होगा। अब तो वह उसे मदद भी नहीं करने दे रहा था। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने और दरवाजा बंद करने के बाद शौर्य बैठने ही वाला था कि आस्था फिर से उसके गले लग गई। शौर्य, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। शौर्य थोड़ा सा डगमगाया। उसे दूर धकेलने की कोशिश में उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जितना वह धकेलता गया, उसने उसे उतना ही कसकर गले लगाया। अंत में वह केवल हार मान सकता था। उसने उसके कंधे को सहलाते हुए थपथपाया। आस्था, तुमने मुश्किल समय देखा है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। जब मेरा दुर्घटना हुई थी तो मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने आकाश को एक संदेश भेजा था, उससे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। अब लगता है कि उसने मेरी आखिरी बात को दिल पर लिया और सच में तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा। इसलिए मैं तुम्हें उससे प्यार करने के लिए दोषी नहीं ठहराता। आस्था ने जल्दी से सिर हिलाया, रोते हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आकाश को पसंद नहीं करती, आकाश मुझे पसंद करता है। उसने मुझसे शादी करने की जिद की थी। शौर्य ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या आकाश सच में तुम्हें पसंद करता है? कब से? मुझे कभी पता क्यों नहीं चला? वह मुझे बहुत समय से पसंद करता रहा है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि इससे तुम्हारे भाईचारे के रिश्ते पर असर पड़ेगा। और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैंने कभी उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दिया। उसके एक तरफा लगाव से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने बस अनजान होने का ढोंग किया। शौर्य आहें भरे बिना नहीं रह सका। तो बात यह है, तभी वह प्रीति को कभी पसंद नहीं करता था। पता चला कि वह तुम्हें पसंद करता है। दुर्भाग्य से मुझे कभी पता नहीं चला। आस्था के लिए उसकी भावनाएं गहरे प्यार से ज्यादा जिम्मेदारी और स्नेह के बारे में थीं।
बस आस्था लंबे समय तक उसके साथ रही थी और उसका स्वभाव इतना विनम्र और दयालु था कि उसने सोचा था कि उससे शादी करना बुरा विचार नहीं होगा। अगर उसे पहले पता होता कि आकाश आस्था को पसंद करता है, प्रीति को नहीं, तो उसने खुद प्रीति का पीछा किया होता और आस्था को अपने भाई के साथ रहने दिया होता। दुर्भाग्य से जीवन में अगर नहीं होते। आस्था शौर्य की कमर से लिपटी रही, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। शौर्य, चाची ने मुझसे ये भी कहा था कि मैं आकाश से झूठ बोलूं और उसे बताऊं कि बच्चा उसका है। उन्होंने जिद की थी कि मैं उससे शादी करूं, नहीं तो वह मेरे बच्चे को गिरा देंगी। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने समझौता कर लिया। मैं सच में आकाश को पसंद नहीं करती, शुरू से अंत तक हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। सच में, मैं कसम खाती हूँ। मैं केवल तुम्हें ही पसंद करती हूँ शौर्य। हर कोई एक अलग कहानी बताता है, मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि किस पर विश्वास करूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरी माँ को पता चलता कि बच्चा मेरा है, तो वह तुम्हें बच्चे को गिराने के लिए अनिच्छुक होंगी, है ना? आस्था की आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे उनकी कोई कीमत न हो। चाची सच में नहीं चाहती थी कि मैं बच्चे को गिराऊं। मुझे बाद में पता चला कि वह बस मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, वह कभी सच में बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे आकाश से शादी करने के लिए केवल इसलिए मजबूर किया था कि वह भविष्य में अपने बच्चे पैदा न कर सके और हमारे बच्चे के साथ पारिवारिक संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा न करे। क्योंकि उन्हें पता था कि मैं आकाश को पसंद नहीं करती और मैं उसके साथ बच्चे पैदा नहीं करूंगी, इसलिए उससे शादी करने से मूल रूप से उसके वंश की संभावना खत्म हो जाएगी। शौर्य ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ आकाश के अपने बच्चे क्यों नहीं चाहेंगी? वह क्यों डरेंगी कि आकाश के बच्चे मेरे बच्चे के साथ पारिवारिक संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे? वह उस तरह की इंसान नहीं है, वह आकाश की भी परवाह करती हैं। शायद उन्होंने सोचा कि तुम आकाश को पसंद करती हो और कहने में शर्मा रही थी, इसलिए उन्होंने तुम दोनों को एक साथ लाने के लिए यह मूर्खतापूर्ण योजना बनाई। उसके शब्दों पर आस्था क्षण भर के लिए जम गई, रोने का नाटक जारी रखना भूल गई। अगर उसे पहले शौर्य की पहचान के बारे में कोई संदेह था, तो अब उसे कोई नहीं था। वह अभी भी पहले जितना ही बोला था। केवल वही ऐसी बात कह सकता था और केवल वही सोचेगा कि पूरी दुनिया अच्छे लोगों से भरी है। बेशक ये ठीक उसी का भोलापन था जिसकी वजह से वह उसे जीत पाई थी। अगर कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं हुई होती, तो वह पहले ही लू परिवार में शादी कर चुकी होती, एक धनी परिवार की छोटी मालकिन का जीवन जी रही होती। अपनी ही माँ के बारे में लगातार बुरा बोलना निश्चित रूप से उसे परेशान करेगा, फिर भी चुप रहना उसके लिए नुकसानदेह था। उसे विश्वास नहीं था कि श्रीमती वर्मा शौर्य के सामने उसके बारे में कुछ भी अच्छा कहेंगी। उसने अपने होंठ काट लिए, उसने धीरे से बोली, शौर्य, एक बात है जो शायद तुम नहीं जानते हो। वास्तव में आकाश चाची का जैविक बच्चा नहीं है, वह एक ही पिता लेकिन अलग माँ से तुम्हारा सौतेला भाई है। इसीलिए चाची उससे सावधान रहती हैं, डरती हैं कि उसके बच्चे हमारे बच्चे की पारिवारिक संपत्ति चोरी कर सकते हैं। शौर्य ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कुछ देर के लिए चुप रहा। आस्था ने उसे अजीब तरह से देखा। शौर्य, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? यह इतनी बड़ी बात है, तुम्हें कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? शौर्य ने धीरे से सांस छोड़ी और उसकी आवाज में एक गंभीर स्वर आ गया। आस्था, तुम्हें कैसे पता चला कि आकाश मेरी माँ का जैविक बच्चा नहीं है? तुम्हें किसने बताया? चाची ने खुद मुझे बताया था। आस्था ने जवाब दिया, देरी से यह महसूस करते हुए कि शौर्य का आश्चर्यचकित न होना अविश्वास के कारण नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि आकाश श्रीवर्ण का अवैध बच्चा है। वह जानता था कि वह और उसका भाई एक ही माँ से पैदा नहीं हुए थे। वह सदमे में अपना मुंह खोल बैठी। शौर्य, तुम सब जानते थे, है ना? लेकिन मैंने तुम्हें कभी इसका जिक्र करते हुए नहीं सुना। उसने हमेशा सोचा था कि शौर्य उसे बिना किसी रोक टोक के सब कुछ बताता है, लेकिन अब उसने महसूस किया कि रहस्य रखने के मामले में यहाँ तक कि षड्यंत्रकारी श्रीमती वर्मा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। शौर्य ने सिर हिलाया, कहने के लिए कुछ खास नहीं है। भविष्य में कभी भी किसी से इस बारे में बात मत करना, खासकर आकाश के सामने नहीं। वह मेरा असली भाई है, चाहे वह मेरी माँ से पैदा हुआ हो या नहीं, मेरे लिए उसका महत्व नहीं बदलेगा, न ही लू परिवार में उसकी स्थिति। ठीक है, मैं जानती हूँ। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं बताया है और मैंने आकाश के सामने कभी इसका जिक्र नहीं किया है। उसे अभी भी इस बारे में पता नहीं है, उसने आश्वासन दिया। तो यह अच्छा है। धन्यवाद आस्था। शौर्य का भाव अत्यंत गंभीर था, और मुझे एक बेटा देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। जब तुम्हें लगा कि मैं अब नहीं रहा, तब भी तुम मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन केवल मौखिक धन्यवाद बहुत खाली लगता है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जो कुछ भी होगा, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आस्था ने उसे कसकर गले लगा लिया और एक बार फिर रोने लगी। शौर्य, जब से तुम वापस आए हो, तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो रहे हो? क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो और पूछ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए? क्या ये सही नहीं है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया? पहले भी तो ऐसा ही था। अगर मैंने तुम्हें नाराज किया होता, तो मैं तुम्हें उपहार देकर मनाता, और अगर तुमने मेरी मदद की होती, तो मैं तुम्हें उपहार देकर धन्यवाद देता। अब भी वही है। तुमने इतना कुछ दिया है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, इसलिए मुझे इसकी भरपाई करनी होगी, उसने समझाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुमसे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है। बच्चे को जन्म देना मेरा अपना चुनाव था, वह हमारे प्यार का फल है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर हम तीनों फिर से एक साथ रह सकें, तो मैं बहुत संतुष्ट होंगी, उसने कहा। अतीत में आस्था ने वास्तव में शौर्य से कई चीजें मांगी थी। लग्जरी कारें, जवाहरात, डिजाइनर घड़ियां, जो कुछ भी उसे पसंद आता था, वह उसे दे देता था। आकाश से कहीं ज्यादा उदार था। लेकिन वह जानती थी कि क्या महत्वपूर्ण है। इस समय शौर्य को पकड़े रहना ही सबसे जरूरी था। अन्यथा लग्जरी कारों और जवाहरातों को भूल जाओ, हो सकता है कि उसे लू परिवार के घर में कदम भी न रखने दिया जाए।
शौर्य ने अपनी भुजाएं उसके कंधों पर लपेटी, फिर धीरे से उसे दूर धकेल दिया। आस्था, मैं तुम्हें एक बच्चा देने के लिए आभारी हूँ, लेकिन हम अब और एक साथ नहीं रह सकते। आकाश तुम्हें पसंद करता है और तुम भी आकाश को पसंद करती हो। तुम्हें मेरी भावनाओं पर विचार करने की जरूरत नहीं है, बस भविष्य में एक साथ खुशी से रहो। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं केवल तुम्हें खुशियां दूंगा। आस्था को उसकी जिद पर निराशा का एक झटका लगा, लेकिन वह इसे दिखा नहीं सकी। वह केवल दोहरा सकती थी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। कृपया मुझे गलत मत समझो, ठीक है? आस्था, मैंने मौत के मुंह से गुजरकर जिंदगी पाई है और मैंने बहुत सी चीजों को एक अलग नजरिए से देखा है। जीवन छोटा है और इसे उस व्यक्ति के साथ जीना मूल्यवान है जिसे तुम सच में पसंद करते हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे थोड़ा पसंद करती हो, लेकिन तुम वास्तव में मुझसे प्यार नहीं करती, और मेरे लिए भी यही है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन पर्याप्त प्यार नहीं करता। इसलिए चलो बस इसे समाप्त करते हैं, उसने कहा। इस बार आस्था सच में रोई और उसने चिंता से शौर्य को फिर से गले लगा लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करूंगी? किसने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा पसंद करती हूँ? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो क्या मैं तुम्हारे साथ होती? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो क्या मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा पैदा करती? शौर्य, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा है कि आकाश और मेरे बीच कुछ नहीं है, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? शौर्य ने उसे दूसरी बार खुद से दूर धकेल दिया। उसका चेहरा थका हुआ था। बच्चे को जन्म देने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारी दयालुता के कारण है, एक छोटे से जीवन को गिराने का दिल न होने के कारण। और अगर बच्चा आकाश का होता तो तुम भी ऐसा ही करती। क्या मैं सही हूँ? आस्था ने सदमे में उसकी ओर देखा। उसने सही बात पकड़ ली थी। अगर बच्चा वास्तव में आकाश का होता तो वह निश्चित रूप से उसे जन्म देती, क्योंकि इसका मतलब ये होता कि वह लू परिवार में शादी कर सकती थी। उसने घबराकर सिर हिलाया। नहीं, ये सही नहीं है। अगर बच्चा किसी और का होता तो मैं निश्चित रूप से उसे जन्म नहीं देती। लेकिन शौर्य ने पहले ही उसकी हिचकिचाहट के पल को देख लिया था और उसने उसकी पीठ पर थपथपाया। देर हो रही है, मैं ड्राइवर से तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहूंगा। एक बार जब तुम वापस जाओ तो ध्यान से सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, और जब तुम अपना मन बना लो तो मुझे फोन करना। आस्था को अंदर ही अंदर एक असहनीय घबराहट महसूस हुई। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शौर्य, हमारे अतीत के बारे में सोचो, हमारे बच्चे के बारे में सोचो। केवल एक साथ रहकर ही हम अपने बच्चे को एक पूरा घर दे सकते हैं। भले ही हम एक साथ न हो, हम फिर भी बच्चे को एक पूरा घर दे सकते हैं। मैं बच्चे को बहुत प्यार करूंगा और तुम भी, इसलिए बच्चे को मिलने वाला प्यार कम नहीं होगा। ये कहने के बाद शौर्य अपनी छड़ी के सहारे अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। वह दूसरी मंजिल पर रेलिंग के पास खड़ा हो गया और जोर से आवाज दी, केयरटेकर, आस्था को घर छोड़ने के लिए एक ड्राइवर भेजो। केयरटेकर ने हाँ में जवाब दिया और आस्था को नीचे जाने के लिए आमंत्रित करने आया। फिर भी आस्था ने फिर से शौर्य को गले लगा लिया। मैं तुमसे अलग होने के बजाय मर जाऊंगी, अब मेरे पास केवल तुम हो। शौर्य। शौर्य ने उसे लाचार लेकिन क्षमाप्रार्थी रूप से देखा। आस्था, मुझे माफ करना, मैं सच में अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जिस समय मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी, मुझे किसी और से प्यार हो गया था। तुम्हें जाना चाहिए। आस्था के चेहरे से पल भर में खून उतर गया और वह अविश्वास में चिल्लाई, असंभव। तुम्हें किसी और से प्यार कैसे हो सकता है? ये सच है, वास्तव में यह शायद सबसे अच्छा हो, तुम्हें नहीं लगता? मैं एक और लड़की को पसंद करता हूँ और तुम आकाश को पसंद करती हो। हम में से हर किसी को वह व्यक्ति मिल गया है जिसे हम सच में प्यार करते हैं, और यह सबके लिए एक खुशहाल अंत साबित होता है। आस्था ये कैसे स्वीकार कर सकती थी कि शौर्य किसी और को पसंद करता है? वह उसे नापसंद कर सकती थी, लेकिन उसे पसंद करना ही था। उसने शौर्य के कपड़े कसकर पकड़ लिए। उसके चेहरे पर एक अनैच्छिक क्रूरता दिखाई दी। तुम्हें किससे प्यार हो गया है? बोलो, तुम्हें किस लड़की से प्यार हो गया है? तुम उसे कब से जानते हो? तुम मुझे कब से जानते हो? हमारी भावनाएं सबसे ईमानदार हैं। अन्य महिलाएं केवल तुम्हारी स्थिति और तुम्हारे पैसे के पीछे हैं। शौर्य ने धीरे से आह भरी, फिर उसके हाथ हटा दिए और कुछ कदम पीछे हट गया। तुम्हें पता चल जाएगा कि वह लड़की कौन है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे घर जाने का समय है। केयरटेकर, कृपया आस्था को बाहर तक छोड़ दो। जी, छोटे मालिक, केयरटेकर ने आदरपूर्वक जवाब दिया, फिर आस्था को खींचकर दूर ले गया। आस्था बाहर निकली, हर कदम पर पीछे मुड़कर देखती रही। आंसू पूरी तरह से बह रहे थे। उसका दिमाग झन्ना रहा था। इस तथ्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि शौर्य को किसी और से प्यार हो गया था। वह बेशर्म चुड़ैल कौन थी जिसने उसके शौर्य को चुरा लिया था? शौर्य के आसपास प्रशंसकों की कभी कमी नहीं थी, लेकिन उसने उनमें से किसी में दिलचस्पी नहीं ली थी। वह हमेशा केवल उसे ही पसंद करता था। उसे अब, जब वह विरूपित और लंगड़ा हो गया था, किसी और के लिए भावनाएं कैसे आने लगीं? आस्था को जाते देखकर श्रीमती वर्मा खुद को अपने बेटे से पूछने से नहीं रोक सकी, शौर्य, क्या तुम्हें सच में कोई पसंद है? वह कौन है? श्री वर्ण भी काफी हैरान थे। शौर्य, क्या तुम इस पूरे समय अस्पताल में नहीं थे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें किसी नर्स से प्यार हो गया हो जिसने तुम्हारी देखभाल की? श्रीमती वर्मा ने तुरंत कहा, शौर्य, एक नर्स नहीं चलेगी। हमारे जैसे परिवार में तुम एक नर्स से शादी नहीं कर सकते। नर्सें लोगों की सेवा के लिए होती हैं, वे तुम्हारी जोड़ी नहीं हैं। क्या तुम समझते हो? शौर्य ने उनकी ओर मुस्कुराया। माँ, नर्सें वास्तव में बहुत अच्छी होती हैं। जब मैं अस्पताल में था तो नर्स की पुनर्वास में मदद करने के कारण ही मैं इतनी जल्दी खड़ा हो पाया। मुझे अभी भी उसे ठीक से धन्यवाद देना है। श्रीमती वर्मा का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। क्या तुम्हें सच में किसी नर्स से प्यार हो गया है? ऐसा नहीं है, वह नर्स नहीं है। जहां तक विवरण की बात है, पूछना बंद करो। जब मैं उसे जीत लूंगा तो तुम्हें बताऊंगा। मेरी वर्तमान स्थिति के साथ भूत भी डर जाएंगे। लड़की की तो बात ही क्या।
श्रीमती वर्मा ने घृणा से उपहास किया। अगर उन्हें तुम्हारी पहचान पता चली तो वे शायद तुम पर पागलों की तरह झोंक देंगी। हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे ताकि यह खबर दी जा सके कि तुम जिंदा हो, तुम्हारी पहचान उजागर हो सके। शौर्य ने हालांकि धीरे से सिर हिलाया। जल्दी मत करो। मेरे चेहरे और मेरे पैर के साथ मुझे अभी भी ठीक होने में कुछ समय चाहिए। जब मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना बहुत देर नहीं होगी। जैसे ही उसने बात की वह अपनी बैसाखी के सहारे खड़ा हो गया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। माँ और पिताजी, देर हो रही है, अब आपको आराम करना चाहिए। मैं आकाश के घर जाऊंगा और उससे थोड़ी बातचीत करूंगा। श्रीमती वर्मा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका बेटा आकाश से बात करने जाए। इतनी देर हो गई है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कल उससे बात करना बहुत देर नहीं होगी। हाँ, कल तुम कंपनी जाकर उससे मिल सकते हो और काम से परिचित हो सकते हो और जल्द ही सीईओ की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर सकते हो। इससे तुम्हारे भाई पर बोझ कम हो जाएगा, तुम्हें नहीं लगता? माँ, तुम क्या कह रही हो? आकाश एक अच्छा काम कर रहा है, मुझे सीईओ का पद क्यों संभालना चाहिए? जब पिताजी ने पहले ही आकाश को कंपनी का सीईओ बना दिया है तो उसे जारी रखने दो। मैं वास्तव में कुछ खाली समय का आनंद ले सकता हूँ और मुझे वैसे भी कंपनी का सीईओ बनने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। ये कहने के बाद शौर्य मुड़ा और बैठक से बाहर निकल गया। ड्राइवर से उसे आकाश के घर ले जाने के लिए कहा। जिस क्षण वह चला गया, श्रीमती वर्मा ने तुरंत श्रीवर्ण से सवाल करना शुरू कर दिया। शौर्य वापस आ गया है, इसलिए कंपनी उसे वापस सौंप देनी चाहिए, है ना? सीईओ का पद शुरू से ही शौर्य का था। तुम आकाश का पक्ष तो नहीं ले रहे हो और इसे वापस देने से इनकार तो नहीं कर रहे हो? श्रीवर्ण ने उसे ठंडी नजर से देखा। उनकी आवाज उदासीन थी। तुम्हें कंपनी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी योजनाएं हैं। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी अपनी योजनाएं हैं? अगर तुम्हारी योजना कंपनी को आकाश को सौंपने की है तो मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। मुझे परवाह नहीं है, कंपनी शौर्य की होनी चाहिए और सीईओ का पद शौर्य का होना चाहिए। आकाश को तुरंत पद छोड़ देने के लिए कहो, वह शुरू से ही योग्य नहीं था। ये तुमने खुद कहा था। जब शौर्य खुद जल्दी में नहीं है तो तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? यह मत सोचना कि शौर्य की वापसी से तुम्हारे द्वारा की गई मूर्खतापूर्ण चीजें मिट जाएंगी। अगर तुमने फिर से कंपनी के लिए पहुंचने की हिम्मत की, कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों के साथ साजिश की, तो तुम लू परिवार को हमेशा के लिए छोड़ सकती हो। श्रीवर्ण, तुम मुझ पर अभी भी गलत आरोप कैसे लगा सकते हो? मैंने कभी किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साजिश नहीं की। तुमने की है या नहीं, ये तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो। ये कहने के बाद श्रीवर्ण सीधे ऊपर चले गए, श्रीमती वर्मा के बुलाने की परवाह न करते हुए, और उन्हें कोई और जवाब नहीं दिया। इस बीच शौर्य पहले ही आकाश के घर पहुंच चुका था और उसके बैठक में कदम रखा। आकाश उसे इस समय देखकर हैरान था। बड़े भाई, तुम क्यों आए हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे फोन करना, मुझे ही तुम्हें देखने आना चाहिए। शौर्य ने बैठक के चारों ओर देखा, फिर हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा घर बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा, इतने ठंडे तरीके से सजाया गया। आकाश ने सिर हिलाया। हाँ, ये थोड़ा है। शौर्य की कर्कश आवाज में गर्माहट का एक संकेत पकड़ा जा सकता था। आकाश, वास्तव में मैं विशेष रूप से तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। मेरे दूर रहने के दौरान आस्था का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। तुमने मेहनत की है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के कथानक को आगे बढ़ाऊं? बड़े भाई, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरू में आस्था की देखभाल की थी, लेकिन बाद में मैंने ज़्यादा नहीं की, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मुझे पता चला कि उसका चरित्र त्रुटिपूर्ण है और मैंने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था। आकाश ने कहा। बड़े भाई, निश्चिंत रहें, आस्था और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। शादी सिर्फ एक औपचारिकता थी। हमने न तो अपना विवाह पंजीकृत कराया और न ही साथ रहे। शौर्य हंसा। कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे सबसे करीब। अगर तुम्हारे और आस्था के बीच कुछ हो भी जाता तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आकाश ने आह भरी। बड़े भाई, सच में कुछ नहीं हुआ। ये वास्तव में ठीक है आकाश। मैंने तुम्हें आस्था की देखभाल करने के लिए कहा था। देखभाल की प्रक्रिया में भावनाएं विकसित होना काफी सामान्य है। अगर तुम उसे चाहते हो तो मैं निश्चिंत हूं, उसने कहा। आकाश माथे पर बल आने से खुद को रोक नहीं पाया। बड़े भाई, मैंने नहीं किया, मैं। शौर्य ने उसे बीच में रोक दिया। आकाश, हम सगे भाई हैं। तुम मेरे लिए आस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। क्या तुम समझते हो? मैं समझता हूँ। तो अगर तुम आस्था को पसंद करते हो तो बेझिझक उसका पीछा करो। मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, तुम्हें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। आकाश के माथे पर बल और गहरे हो गए। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया, किसने कहा कि मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ? शौर्य ने उसके कंधे पर थपथपाया। तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्णय तुम्हारा है। आकाश ने चाय बनाने के लिए कहा। बड़े भाई, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। शौर्य सोफे पर बैठ गया, हाथ हिलाते हुए। चाय की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे प्रीति के बारे में बात करनी है। क्या है? मैं देखता हूँ कि हालांकि तुम और प्रीति तलाकशुदा हो, फिर भी तुम उसके संपर्क में रहते हो, है ना? हाँ, सही है। हम उससे पहले भी उसके घर पर मिल चुके हैं। तब मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और तुमने मुझे नहीं पहचाना। हम बस एक दूसरे से चूक गए। आकाश ने कहा। यह मेरी गलती है बड़े भाई, मुझे तुम्हें पहचानना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं इतना अलग दिखता हूँ, ये सामान्य है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। यहाँ तक कि प्रीति ने भी मुझे नहीं पहचाना। आज मैं आरुष से भी मिला था और आरुष ने भी मुझे नहीं पहचाना। आकाश चुप रहा। आकाश, बड़े भाई तुमसे एक मदद चाहता है। आकाश गंभीर था। बड़े भाई, बस कहो, जो कुछ भी है, अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से करूँगा। शौर्य मुस्कुराया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, सच में। बस यही कि प्रीति को अभी भी मेरी पहचान नहीं पता है। मैं कुछ और दिनों तक उसका सहायक बने रहना चाहता हूँ।
आकाश चौंक गया। उसने सहमति दी। ठीक है, मैं बड़े भाई की बात मानूंगा, मैं उसे नहीं बताऊंगा। शौर्य को उसकी सहमति देखकर उसकी मुस्कान और भी कोमल हो गई। मैं हाल ही में प्रीति के सहायक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा है। उसने मुझे कई जड़ी बूटियों की पहचान करना सिखाया। तुम्हें पता है, मैंने कॉलेज में भी इतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं की। प्रीति एक बेहतरीन शिक्षक है, मेरे साथ बहुत धैर्य रखती है। वह सच में एक अच्छी इंसान है। हालांकि तुम्हारा और उसका तलाक हो गया है, तुम्हें अपने रिश्ते को ज्यादा तनावपूर्ण नहीं होने देना चाहिए। उसने भी बहुत मुश्किल समय देखा है। उसका चिकित्सा ज्ञान मेरे विचार से भी ज्यादा गहरा है। आकाश, तुम उसके साथ ज्यादा बातचीत करते थे, क्या तुम्हें पता था कि उसका चिकित्सा कौशल इतना जबरदस्त था? ये सुनकर आकाश के दिल में बेचैनी की एक तेज लहर दौड़ गई। मुझे भी नहीं पता था, उसने कभी अपने चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अप्रसन्नता को छुपाते हुए कहा, जब बड़े भाई अभी भी बेहोश थे, मैंने उसे उन पर एक्यूपंक्चर करते देखा था। वह बड़े भाई का इलाज करने में बहुत समर्पित थी, लेकिन वह बिना किसी गुप्त उद्देश्य के नहीं थी। उसने ये भी उम्मीद की थी कि एक बार जब बड़े भाई जाग जाएंगे तो वह उसके अस्पताल को बढ़ावा देने में मदद कर सकेंगे। शौर्य कुछ हैरान हुआ। तुम्हें भी प्रीति का लक्ष्य पता है? क्योंकि वह जिन अन्य रोगियों का मुफ्त में इलाज करती है, उनसे भी यही अनुरोध करती है। शौर्य ने आह भरी। मैंने भी उसके अस्पताल को बढ़ावा देने में मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब लगता है कि हमारा परिवार वास्तव में उसके अस्पताल को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उसे क्षतिपूर्ति करने का कोई और तरीका ढूंढूंगा। आकाश माथे पर बल आने से खुद को रोक नहीं पाया। शौर्य ने कहा, देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। शौर्य उठकर दरवाजे की ओर चला गया। आकाश को याद दिलाते हुए रुका, मेरी पहचान को गुप्त रखना याद रखना, प्रीति को मत बताना। आकाश ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ बड़े भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा, निश्चिंत रहो। तभी शौर्य अपनी कार में बैठा और चला गया। उसके जाने के बाद आकाश अकेला सोफे पर बैठा रहा। उसने अपना सेल फोन निकाला और प्रीति को संदेश भेजा, क्या कर रही हो? थोड़ी देर बाद फोन पर कोई जवाब नहीं आया तो उसने एक और संदेश भेजा, कहाँ हो? फिर उसने एक पंक्ति में 5 या 6 और संदेश भेजे। तुमने कहा था कि आज दोपहर क्लिनिक में कोई आपातकाल था, क्या सब ठीक हो गया है? अगर नहीं, तो क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? मुझे आज तुम्हारे अस्पताल में दान करना था, लेकिन घर पर कुछ और काम आ गया और मैं रुक गया। मैं कल दान करने जाऊंगा। तुम किस चीज़ में व्यस्त हो? मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? प्रीति आज रात गुप्ता परिवार की तीसरी मिस बनने नहीं गई थी। वह अपने घर पर थी, कंप्यूटर के सामने बैठी थी, आकाश के लिए गॉड किलर के रूप में वीडियो के अंतिम खंड की मरम्मत में व्यस्त थी। उसका फोन लगातार बज रहा था। उसने फोन उठाया और देखा कि यह आकाश की ओर से था, इसलिए उसने तुरंत अपना फोन म्यूट कर दिया। प्रीति ने वीडियो की मरम्मत करते समय महसूस किया कि कुछ अजीब था। अतीत में आकाश कभी इतना बकवास संदेश नहीं भेजता था। वह बिना झिझक के उसके घर आ जाता था। आज क्या हो रहा था? वह उसके घर क्यों नहीं आ रहा था? कुछ गड़बड़ थी। सुबह 3 बजे प्रीति ने अंततः शेष वीडियो की मरम्मत पूरी कर ली और उन्हें आकाश के ईमेल पर भेज दिया। उसने अंगड़ाई ली, थककर अपने बिस्तर पर गिर गई और 1 मिनट के भीतर सो गई। इस बीच आकाश रात को सो नहीं पाया था। वह कंप्यूटर के सामने बैठकर काम कर रहा था और जैसे ही उसने गॉड किलर का ईमेल देखा, उसने तुरंत उसे खोल दिया। ये वीडियो का अंतिम खंड था, जिसमें उसके भाई की कार दुर्घटना और कार के खाई से नीचे गिरने से पहले की पूरी प्रक्रिया दर्ज की गई थी। ऐसा लगा कि उसके भाई की कार के अचानक ब्रेक फेल हो गए। वह घुमावदार सड़क के अंदर पहाड़ की दीवार से टकराई, फिर अनियंत्रित होकर खाई के किनारे की ओर फिसल गई। तभी किरण ने अपनी कार उसके भाई की कार के सामने पार्क की। वह बाहर निकली, अपने हाथों को उसकी डगमगाती कार पर रखा। उसके भाई का चेहरा खून से लथपथ था। किरण ने सिर हिलाया और उसके भाई ने अपने फोन पर कुछ शब्द बोले। उसके भाई के अंतिम शब्द पूरे होने के बाद किरण ने उसकी कार को एक जोरदार धक्का दिया और उसका भाई कार के साथ नीचे गिर गया। उसके भाई की मौत की प्रक्रिया अब बहुत स्पष्ट थी और आकाश ने यह निर्धारित कर लिया था कि अपराधी कौन था। हालांकि उसके भाई का अपराधी का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने माता पिता से कहा था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। आकाश ने सोचा, किरण उसके भाई को मारने वाली थी, तो वह अभी भी उसे क्यों छुपा रहा था? बहुत सारे सवालों ने आकाश को परेशान कर दिया और जैसे ही भोर हुई, उसने योगेश को फोन किया। पिछले 2 दिनों से किरण क्या कर रही है? कोई असामान्यता? अध्यक्ष आकाश, वह रोजाना किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर जाती है और वर्मा परिवार और शक्ति कॉप के बारे में खबरें देखती है और कुछ नहीं, योगेश ने जवाब दिया। क्या वह किसी खास व्यक्ति से मिली है? नहीं, उसका किसी अन्य व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं हुआ है। आकाश उठा और बाहर चला गया। मेरा भाई अभी भी जिंदा है और घर लौट आया है। अगर किरण को पता चलता है तो वह उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। वह एक बड़ा खतरा है। मैं उससे कुछ और बार पूछताछ करूंगा। अगर हम अभी भी उससे कुछ नहीं निकलवा पाते हैं तो हम इस खतरे को खत्म कर देंगे। योगेश समझ गया। जी अध्यक्ष आकाश। सुबह का सूरज उग आया। आकाश कार में बैठा अपने फोन को देख रहा था। प्रीति के साथ चैट विंडो में अभी भी केवल उसके अपने संदेश थे। उसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया था। कार एक पुराने और जर्जर पड़ोस में प्रवेश किया। अचानक योगेश ने ब्रेक मारा। अध्यक्ष आकाश, किरण वही नाश्ते के स्टॉल पर नाश्ता खरीद रही है, क्या मुझे उसे कार में ले आना चाहिए? आकाश ने ठंडे लहजे में अपने अंगरक्षक की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी मेरी कार में आ सकता है? योगेश ने शर्मिंदा मुस्कान दी। ठीक है, उसके कपड़े कई दिनों से नहीं बदले गए हैं। अगर वह अंदर आती है तो वह आपकी कार को गंदा कर देगी। बस कार को वहां चलाओ जहां वह रहती है। तुम्हारे आदमियों को उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। चिंता मत करो, हमने उस पर चुपके से एक ट्रैकर भी लगा दिया है, वह भाग नहीं पाएगी।
5 मिनट बाद किरण अपना नाश्ता खरीदा और घर लौट आई, लेकिन उसने आकाश और उसके आदमियों को लिविंग रूम में खड़ा देखा। वह एक पल के लिए चौंक गई। उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने चेहरे पर लगे नकाब को छूने की थी। आकाश ने उसकी प्रतिक्रिया पकड़ी और माथे पर बल आया। तुम मुझे देखकर हैरान नहीं हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा चेहरा देखने के बारे में बहुत चिंता है, ऐसा क्यों है? किरण चुप रही, बस नाश्ते को मेज पर रख दिया। पुलिस स्टेशन में तुम्हें मेरे पिताजी के तुम्हारा चेहरा देखने से कोई आपत्ति नहीं थी। तुम्हें मेरे देखने से आपत्ति क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। सच में, तुमने मुझे कब से जानना शुरू किया? किरण फिर से चुप हो गई। तुमने मेरे बड़े भाई को क्यों मारा? मैंने तुम्हारे बड़े भाई को नहीं मारा। तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। तुमने जिस निगरानी फुटेज में हेरफेर किया था, मैंने उसे पूरी तरह से बहाल कर दिया है। ये तुम ही थी जिसने मेरे भाई की कार के ब्रेक फेल कर दिए, है ना? ये तुम ही थी जिसने मेरे भाई की कार दुर्घटना होने के बाद उसे और कार को अपने हाथों से खाई से नीचे धकेल दिया। हैरान होकर किरण ने आकाश की ओर देखा। तुमने फुटेज देखी है? हाँ, मैंने देखी है, इसलिए तुम्हारा इनकार करना बेकार है। ये तुम ही थी जिसने मेरे बड़े भाई को मारा। मैं आज उसका बदला लेने आया हूँ। तुम्हें अपना नाश्ता खाने की जरूरत नहीं होगी, चलो। किरण पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए, उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम अपने बड़े भाई का बदला लेना चाहते हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो? आकाश ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने पहले ही पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने जवाब देने से मना कर दिया। तुम जो भी हो, अगर तुमने मेरे बड़े भाई को नुकसान पहुंचाया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किरण ने अपनी आवाज उठाई। क्या तुम वास्तव में उसे अपना भाई मानते हो? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। वह मरने लायक था। आकाश ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। तो तुम मेरे पृष्ठभूमि के बारे में जानती हो? किरण ने एक और कदम पीछे लिया। मुझे कुछ नहीं पता। बस जाओ और फिर कभी वापस मत आना। यहाँ तक कि मुझे भी हाल ही में पता चला कि मैं श्रीमती वर्मा का जैविक बच्चा नहीं हूँ। वर्मा परिवार में तुम चौथी हो जिसे ये पता है। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें बताया है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आकाश की अभिव्यक्ति ठंडी थी। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो भूल जाओ। योगेश, इसे रास्ते पर भेजो। योगेश आगे बढ़ा और किरण को गले से पकड़ लिया। किरण का दम घुट रहा था, उसकी आंखें आतंक से चौड़ी थीं। वह हे की घरघराहट के साथ बुरी तरह से संघर्ष कर रही थी। चे मैं उद्धरण चिन्ह। आकाश ने योगेश की ओर हाथ हिलाया। योगेश ने तुरंत किरण को छोड़ दिया। किरण जमीन पर गिर गई, गहरी सांसें लेते हुए खांस रही थी। कोई भावना न दिखाते हुए आकाश ने पूछा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? किरण की आंखों से आंसू गिरे क्योंकि उसने अंततः आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। चे मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ हूँ। योगेश चौंक गया। आकाश की अभिव्यक्ति पहले की तरह ही ठंडी रही। मैंने पहले कहा है, तुम जो भी हो, अगर तुमने मेरे बड़े भाई को नुकसान पहुंचाया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। किरण अब उठकर बैठ गई थी, दीवार से सटी हुई थी और अचानक दुख से हंसने लगी। शौर्य को बहुत पहले से पता था कि तुम सिर्फ उसके सौतेले भाई थे और वह मेरे अस्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें उसके द्वारा धोखा दिया गया है। तुम्हें वर्मा परिवार के हर एक सदस्य द्वारा धोखा दिया गया है। अब क्या तुम वास्तव में शौर्य की खातिर मुझे मारने जा रहे हो? मेरे अलावा और कौन तुमसे प्यार करता है? कोई नहीं। आकाश टस से मज नहीं हुआ। मेरे भाई ने मुझे नहीं बताया होगा, इसके कारण रहे होंगे। मेरे और मेरे भाई के बीच क्या है, इसका न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम इतने सालों से श्रीमती वर्मा की देखभाल में रहा हूं और तुम कभी सामने नहीं आई। अब तुम दावा करती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर वर्मा परिवार में सभी ने मुझसे झूठ बोला है तो तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? मैं सामने नहीं आई क्योंकि मेरी अपनी मुश्किलें थीं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम एक नाजायज बच्चे होने का कलंक सहो। वर्मा परिवार में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न किया गया हो, तुम फिर भी श्री वर्ण के बेटे थे। अगर मैं सामने आती तो तुम्हारी सारी आभा गायब हो जाती। ये तुम्हारी खातिर ही था कि मैंने इतने सालों तक तुमसे बिना मिले सब सहन किया। आभा? मेरे पास क्या आभा है? आकाश को लगा कि वह पूरी तरह से बेतुकी बातें कर रही है। बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे कोई वास्तविक लाभ कभी नहीं मिला। इस उपाधि ने मुझे कई बार लगभग मेरी जान ले ली है। तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया? जन्म देकर फिर उपेक्षित करना, तो माँ बनने के लायक नहीं हो। किरण का रंग पीला पड़ गया और उसने बेचैनी से समझाया, मैं तुम्हें उपेक्षित नहीं करना चाहती थी, लेकिन श्रीमती वर्मा द्वारा तुम्हें दूर ले जाने के बाद उसने मुझे मारने के लिए लोग भेजे। मेरे पास बचने के लिए अपनी मौत का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिंदा रहने के लिए मैंने अपने चेहरे को भी विकृत कर दिया। मैंने हमेशा तुम्हें छाया से बचाया है। जिस सुरक्षा की तुम बात करती हो वह कहीं मेरे बड़े भाई को मारना तो नहीं थी। कितना हास्यास्पद। मैंने शौर्य को मारा, बेशक तुम्हारी खातिर भी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रेणुका ने घूरकर चिल्लाया, वह मर चुका है और अब तुम ही वर्मा परिवार में अकेले बचे हो और परिवार की सारी दौलत तुम्हारी होगी। शक्ति कॉप भी तुम्हारा होगा। केवल उसकी मौत से ही तुम सीईओ बनकर कॉर्पोरेट की शक्ति पर नियंत्रण कर सकते हो। आकाश, मूर्ख मत बनो, अभी सब कुछ ठीक है। तुम्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि तुम मुझसे कभी नहीं मिले और वर्मा परिवार में वापस लौट जाओ, वर्मा परिवार के छोटे मालिक बने रहो। आकाश की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। तो तुमने इसी के लिए मेरे बड़े भाई को मार डाला? सरासर मूर्खता। मेरे भाई तो मुझे पहले ही सीईओ का पद देने वाले थे, लेकिन मुझे वह नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सीईओ के पद या किसी भी पारिवारिक संपत्ति का लालच करूंगा? रेणुका ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, शौर्य तुम्हारे लिए सीईओ का पद छोड़ने को इसलिए तैयार थे क्योंकि मैं उन पर गुप्त रूप से दबाव डाल रही थी। अगर मैं उन पर दबाव नहीं डालती तो वह तुम्हें ये देने के लिए क्यों सहमत होते?
मेरे पास उन पर एक बड़ी पकड़ थी और वह मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आकाश की नज़र चाकू सी ठंडी थी। यहाँ बकवास करना बंद करो। मेरे भाई का इरादा कभी भी कंपनी पर एकाधिकार करने का नहीं था और मुझे कभी भी वर्मा परिवार या शक्ति कॉर्प से कुछ नहीं चाहिए था। ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। रेणुका हताश हो गई। वे मायने कैसे नहीं रख सकते? इतने सारे लोग वर्मा परिवार की दौलत का लालच करते हैं। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो कि यह सब एक दुश्मन के बेटे को सौंप दो? तुम विलासिता में पैदा हुए हो और नहीं समझते कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। श्रीमती वर्मा ने श्री वर्मा के सामने एक अच्छा इंसान होने का नाटक करते हुए बार बार मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा। उन्होंने कभी भी तुम्हारी सही से देखभाल नहीं की। यह मैं थी जिसने चुपके से दादी माँ को एक पत्र भेजने के लिए किसी को भेजा था जिसमें बताया था कि श्रीमती वर्मा तुम्हें सता रही हैं। इसलिए दादी माँ ने तुम्हें कई सालों तक अपनी शरण में रखा, वरना उस निर्दयी औरत ने तुम्हें बहुत पहले ही यातना देकर मार डाला होता। आकाश का भाव उदासीन था, तो इसलिए दादी माँ ने उसे अपनी शरण में लिया था। हालांकि वह बड़ा होने तक दादी माँ के पास नहीं रहा। कुछ साल बाद श्रीमती वर्मा ने उसे वापस लाने का बहाना ढूंढा और व्यक्तिगत रूप से उसे शिक्षित किया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या दादी माँ जानती हैं कि मैं नाजायज बेटा हूँ? क्या वह जानती हैं कि मेरा जन्म श्रीमती वर्मा से नहीं हुआ था? मुझे यकीन नहीं है कि दादी माँ जानती हैं या नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें शायद नहीं पता होगा, क्योंकि जब मैंने तुम्हें वर्मा परिवार में भेजा तो श्रीमती वर्मा तुम्हें अपने मायके वापस ले गईं, जहां 6 महीने बाद उन्होंने घोषणा की कि उनका एक और बेटा हुआ है। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर भूखा रखा था कि तुम बहुत दुबले हो जाओ, जिससे तुम्हारी असली उम्र को आसानी से छिपाया जा सके। आकाश के होंठ एक उपहास भरी मुस्कान में मुड़े। उन्होंने दूसरों को धोखा देने के लिए इतनी हदें पार कर दी जैसे वह सच में मुझे अपना बेटा मानना चाहती थी। शुरुआत में मैंने भी सोचा था कि श्रीमती वर्मा एक अच्छी इंसान थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे मूल को छिपाने के लिए बहुत प्रयास किए, जो वास्तव में ऐसा लगा जैसे ये तुम्हारे भले के लिए था। रेणुका ने दांत पीसे और कहा, लेकिन असल में वह सिर्फ अपना चेहरा बचा रही थी। श्री वर्मा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति अपने बेटे को देने के लिए सहमत हो जाएं। इसके अलावा उन्होंने संभवतः ये तुम्हें सताने के लिए किया, तुम्हारी जल्दी मौत की कामना करते हुए। किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि उनके इरादे अच्छे नहीं थे। श्रीमती वर्मा का उसके साथ असली व्यवहार, इसमें कोई भी उससे बेहतर नहीं जानता था, जो सीधे तौर पर शामिल व्यक्ति था। रेणुका ने कहा कि श्रीमती वर्मा ने जानबूझकर उसे भूखा रखा ताकि उसकी उम्र बहुत कम लगे, इस प्रकार वह दावा कर सके कि बच्चा उनका है। लेकिन श्रीमती वर्मा ने उसे केवल बचपन में ही नहीं, बल्कि अपने पूरे बचपन के दौरान भूखा रखा। उसे याद था कि वह हमेशा भूखा रहता था। उस समय वह ये समझने के लिए बहुत छोटा था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा क्यों करेगी। उसने तो ये भी सोचा कि यह सामान्य है। तब हमेशा उसका बड़ा भाई ही अपने नाश्ते को उसके साथ बांटता था, उसकी भूख मिटाने में मदद करता था। कभी कभी कुछ चिलगोजे, कभी कभी कुछ टॉफियां, कभी कभी आधा सेब। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसके बचपन के कुछ ही सुखों में से एक था। तब उसे लगता था कि उसके बड़े भाई की दी हुई चीजों का स्वाद खास तौर पर अच्छा होता है। ये तभी था जब उसे दादी माँ अपने साथ ले गईं कि उसे आखिरकार पेट भरकर खाना मिला। आकाश को पहले भी संदेह था कि श्रीमती वर्मा उसकी जैविक माँ है या नहीं, लेकिन उसने अतीत में जो पैटर्निटी टेस्ट करवाया था उसमें सामने आया था कि श्रीमती वर्मा ही उसकी माँ थी। इस साल करवाया गया नया पैटर्निटी टेस्ट उसी शहर में नहीं किया गया था और यही कारण है कि परिणाम अलग थे। रेणुका को लगा कि उसके बेटे का ब्रेन वॉश हो गया है। वह शौर्य की जबरदस्त सुरक्षा कर रहा था। सच्ची झुंझलाहट में उसने कहा, आकाश, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि श्रीमती वर्मा अच्छी नहीं है और उनके पाले हुए बेटे के बारे में तुम क्या सोचते हो। तुम उनके और उनके बेटे के झांसे में मत आना। बड़े भाई अच्छे इंसान हैं या नहीं, ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये खुद पहचान सकता हूँ। इससे पहले कि तुमने बड़े भाई को चट्टान से नीचे धकेला, उनके पास मुझे ये बताने का समय था कि यह तुम्हारा काम है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, न ही तुम्हारा जिक्र किया। वह नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे बदला लूं, वह तुम्हें बचने का रास्ता दे रहे थे। तुम नहीं समझते, वह मुझे बचने का रास्ता बिल्कुल नहीं दे रहे थे। मैंने तुम्हें बताया है, मेरे पास उन पर एक बहुत बड़ी पकड़ थी। अगर वह मेरे अस्तित्व को स्वीकार करने की हिम्मत करते तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। आकाश ने उसे ठंडे स्वर में देखा। उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम्हारे पास बड़े भाई पर क्या पकड़ हो सकती थी? तुम्हें भविष्य में पता चलेगा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। किसी भी हाल में तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारी जैविक माँ हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ वह तुम्हारे लिए करती हूँ। भले ही तुम कृतघ्न हो, मैं फिर भी वही करूंगी। अगर तुम वास्तव में शौर्य का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मुझे कोई पछतावा या शिकायत नहीं है। आकाश ने उसका बिगड़ा हुआ, बेहद बुरा चेहरा देखा और उसे अचानक अपने बड़े भाई का चेहरा याद आ गया। उसके बड़े भाई का चेहरा भी बिगड़ गया था, लेकिन रेणुका ने ऐसा नहीं किया था। गॉडकिलर के मरम्मत वीडियो में साफ दिख रहा था कि चट्टान से गिरने से पहले उसके बड़े भाई का चेहरा सही सलामत था। गिरने के दौरान बड़े भाई का चेहरा विकृत हो गया था। वह वहां बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा, इतनी देर तक कि रेणुका को शक होने लगा कि समय खुद रुक गया है। इससे पहले कि वह आखिरकार ठंडे स्वर में बोला, योगेश, पैटर्निटी टेस्ट के लिए उसके बाल ले लो। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। रेणुका ने राहत की सांस ली। शुक्र है, उसका बेटा शौर्य के लिए अपनी मां को मारने जितना निर्दयी पागल नहीं हुआ था। उसे वास्तव में यह विश्वास नहीं था कि आकाश उसे जाने देगा। आखिरकार भले ही वह उसकी मां थी, उनके बीच कोई स्नेह नहीं था। आकाश के लिए वह बस एक अजनबी थी जो अचानक सामने आ गई थी। उसने मूल रूप से आकाश को अपनी पहचान बताने का इरादा नहीं किया था। उसे डर था कि वह उससे नफरत करेगा। हो सकता है कि उसे यह विश्वास दिलाना बेहतर होता कि उसकी मां पहले ही मर चुकी है।
लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा तो वह सचमुच अपनी जान गंवा सकती थी। वह जीना चाहती थी। श्रीमती वर्मा अभी मरी नहीं थी तो जाहिर है वह भी नहीं मर सकती थी। रेणुका के ठिकाने से निकलने के बाद आकाश सीधे अपनी कॉर्पोरेशन की ओर बढ़ा, हमेशा की तरह अपना काम शुरू करते हुए। रेणुका की पहचान से उसके दिल में ज्यादा हलचल नहीं हुई। चाहे यह महिला उसकी माँ हो या न हो, उसे कोई परवाह नहीं थी। वह अपने बड़े भाई के जीवन को लेकर ज्यादा चिंतित था, इसलिए उसने आज यह नहीं बताया कि उसका बड़ा भाई अभी भी जिंदा है। कॉर्पोरेशन में अभी भी बहुत काम था। आकाश अपने काम पर पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि उसका बड़ा भाई वापस आ गया था और वह कॉर्पोरेशन को और भी बेहतर तरीके से संभालना चाहता था। ये ध्यान में रखते हुए कि प्रीति आमतौर पर सुबह अपने प्रीति के क्लिनिक में व्यस्त रहती थी और दोपहर में ही संगम अस्पताल जाती थी, आकाश ने दोपहर तक इंतजार किया और फिर अपने सहायक को लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के निदेशक संघवी ने हमेशा की तरह उसका स्वागत किया और पिछली मुश्किल स्थिति से बचाव के लिए सबसे पहले उसे धन्यवाद दिया। ये जानकर कि आकाश फिर से पैसे दान करने के लिए आया है, निदेशक ने तुरंत प्रीति को बुलाया। पिछली बार की तरह प्रीति ने सब कुछ औपचारिक रूप से संभाला। कागजात पर हस्ताक्षर करने के बाद वह अपने दफ्तर की ओर चल दी। आकाश उसके पीछे गया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जब उसने प्रीति के दफ्तर का दरवाजा धकेला तो उसका बड़ा भाई अंदर बैठा था। जैसे ही उसने अपने बड़े भाई को देखा, वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। क्या बड़े भाई को प्रीति के क्लिनिक में काम नहीं करना चाहिए था? वह फिर से अस्पताल में क्यों थे? शौर्य ने उसे देखा और वह भी कुछ हैरान लगे, लेकिन वह जल्दी से खड़े हो गए और उसका अभिवादन किया। अध्यक्ष आकाश, नमस्कार, हम फिर मिल रहे हैं। क्या आप डॉक्टर प्रीति से मिलने आए हैं? मैं डॉक्टर प्रीति का सहायक हूँ। भविष्य में आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रीति वास्तव में इस बार विषय 517 की सक्रियता से हैरान थी, क्योंकि वह आमतौर पर चुपचाप उसके पीछे रहता था और आगंतुकों से मिलने में उसकी मदद नहीं करता था। विषय 517 के उत्साह को कम न करते हुए उसने सिर हिलाया। हाँ अध्यक्ष आकाश, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे सहायक से बात कर सकते हैं। मुझे दूसरे मरीजों को देखना है और अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वह मुड़ी और बाहर चली गई। आकाश ने सहज रूप से उसकी कलाई पकड़ ली। अब तुम मुझसे एक शब्द भी बात नहीं करना चाहती। मैं केवल तुम्हारे सहायक से ही बात कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे अस्पताल को अभी 50 करोड़ दान किए हैं और ये तुम्हारा रवैया है। प्रीति ने उसका हाथ हटा दिया और उसे एक औपचारिक भावहीन मुस्कान दी। अध्यक्ष आकाश, सबसे पहले मैं आपके अस्पताल को आपकी कंपनी के दान के लिए बहुत आभारी हूँ और मैं निदेशक के दफ्तर में पहले ही अपना धन्यवाद व्यक्त कर चुकी हूँ। दूसरी बात, अगर मुझे सही याद है तो कड़ाई से यह आप नहीं थे जिन्होंने दान किया था, यह आपके पिता अध्यक्ष श्री वर्मा थे। तो अगर मुझे किसी को धन्यवाद देना है तो वह उन्हें होना चाहिए, है ना? ये कहकर प्रीति ने अपना मेडिकल बॉक्स उठाया और चली गई। आकाश ने उसे लिफ्ट में जाते और गायब होते देखा। उसके अंदर एक तरह की अवर्णनीय बेचैनी उमड़ पड़ी। तब शौर्य उसके पास आए और धीरे से फुसफुसाए, आकाश, अभी हम पकड़े जाने से बाल बाल बचे। आकाश ने अनमने ढंग से अपने बड़े भाई की ओर मुड़ा और एक लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, भाई साहब, आप अस्पताल में क्या कर रहे हैं? मुझे याद है कि आपको क्लिनिक में मदद करनी थी। क्या डॉक्टर प्रीति की दादी माँ यात्रा पर नहीं है? क्लिनिक में अभी शांति है और मेरे लिए वहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए डॉक्टर प्रीति मुझे वापस अस्पताल ले आई। वह सचमुच बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझे दोपहर के भोजन के लिए ही नहीं बुलाया, बल्कि दोपहर में इस बात से चिंतित होकर कि मेरे लिए बस लेना असुविधाजनक होगा, उन्होंने मुझे अस्पताल तक भी पहुंचाया। वह इतनी अच्छी हैं, मुझे उनकी और मदद करनी चाहिए। जैसे ही शौर्य ने प्रीति के बारे में बात की, उनकी भौहों और आंखों के बीच सारी कोमलता दिखाई दी और उनके शब्द उसकी अनियंत्रित प्रशंसा से भरे थे। यहाँ तक कि भावनात्मक रूप से मंद आकाश ने भी कुछ असामान्य देखा। उसे याद आया कि जब वह आस्था के बारे में बात करते थे तो उनके बड़े भाई भी उतने ही कोमल होते थे। जब भी उनका नाम आता था तो सहज मुस्कान फूट पड़ती थी और उनकी खूब तारीफ करते थे। आकाश की भौहें थोड़ी सी कुढ़ी। भाई साहब, आप प्रीति के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। हाँ, प्रीति सचमुच बहुत अच्छी है। शौर्य ने धीरे से आह भरी। आकाश, मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करते, वरना तुम उससे तलाक नहीं लेते, लेकिन मेरी याददाश्त खोने के दौरान प्रीति ही थी जिसने मेरी देखभाल की है। देखो, यहाँ तक कि कपड़े, जूते और मेरा फोन भी, ये सब प्रीति ने ही खरीदा है। वह वास्तव में बहुत दयालु है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके बारे में अपनी राय बदलोगे और उसे परेशान करना बंद कर दोगे। आकाश अपने भाई द्वारा पहने गए कपड़े और जूते देखे बिना नहीं रह सका। प्रीति ने उन्हें उसके लिए खरीदा। उसने उसके लिए कभी ऐसा कुछ नहीं खरीदा था। वह एक विकृत, स्मृतिभ्रष्ट आदमी के साथ उससे बेहतर व्यवहार करती थी। ईर्ष्या, कड़वाहट, उदासी, विभिन्न कथनीय भावनाएं उसके दिल में उमड़ पड़ी, जिससे आकाश का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। शौर्य, जो हमेशा चौकस थे, ने जल्दी ही उसकी बेचैनी को भांप लिया। आकाश, क्या हुआ? तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं जांच के लिए डॉक्टर प्रीति को वापस बुलाऊं? जरूरत नहीं है भाई साहब, मैं ठीक हूँ। आकाश ने अपने अंदर उमड़ती भावनाओं को दबाया और धीरे से पूछा, भाई साहब, आपको किसने बताया कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि मैं हाल ही में उसके प्रति काफी अच्छा रहा हूँ। मैंने पापा, माँ और आस्था से सुना। उन तीनों ने कहा कि तुम प्रीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और कहा कि दादी ने तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था और तलाक बहुत अप्रिय था। शौर्य ने आकाश के कंधे पर थपथपाया। आकाश, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इस तरह सहना पड़ेगा तो मैं खुद ही दादी का कर्ज चुका देता। आकाश अंदर से स्तब्ध रह गया। भाई साहब, आपका मतलब क्या है? शौर्य ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे लिए प्रीति से शादी कर सकता था। क्या भाई साहब मजाक कर रहे हैं? मैं ऐसे मामले पर कैसे मजाक कर सकता हूँ? मैं गंभीर हूँ।
तुम्हारे लिए प्रीति से शादी करने से कई उद्देश्य पूरे होते हैं। ये प्रीति की दादी के प्रति कृतज्ञता चुकाता है, ये तुम्हें एक दर्दनाक शादी से बचाता है, और यह प्रीति को पीड़ा सहने से रोकता है। यह एक जीत 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 की स्थिति है। ये कितना बढ़िया है। आकाश का खून लगभग जम गया और उसकी आवाज में अनैच्छिक रूप से एक ठंडक थी। क्या भाई साहब आस्था को पसंद नहीं करते? अब आप क्यों कह रहे हैं कि आप मेरे लिए प्रीति से शादी करेंगे? शौर्य अभी भी धीरे से मुस्कुराए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे शादी करता हूँ। अगर ये तुम्हारे दर्द को कम कर सकता है तो मैं प्रीति से शादी करना पसंद करूंगा। आस्था और मैं इतने सालों से परिवार जैसे बन गए हैं। जैसा कि तुम जानते हो, प्यार कम है और आस्था भी मुझे ज्यादा प्यार नहीं करती। वह बस इतनी दयालु है कि मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आकाश निश्चित रूप से जानता था कि आस्था उसके भाई से प्यार नहीं करती थी। वह केवल वर्मा परिवार की शानदार जीवन शैली के प्रति आकर्षित थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ था, जैसा कि उसके पिता ने कहा था, कि उसका भाई भी आस्था को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसने आस्था से शादी केवल इसलिए की थी क्योंकि वह पानी की तरह कोमल और समझदार लगती थी, जिससे वह एक अच्छी पत्नी बनती थी। बहुत देर बाद आकाश को फिर से अपनी आवाज मिली। भाई साहब को मेरा बोझ साझा करने की जरूरत नहीं है। प्रीति से शादी करना मेरे लिए दर्दनाक नहीं है। मैं उससे अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ। दादी ने मुझे मजबूर नहीं किया था। शौर्य ने लाचारी में सिर हिलाया। तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे छोटे थे, हमेशा बहादुर बनने की कोशिश करते हो। ठीक है, कॉर्पोरेशन वापस जाओ और व्यस्त हो जाओ। मुझे अब प्रीति की मदद के लिए जाना है। मैं इस समय उसका सहायक हूँ और यहाँ और देर तक नहीं रुक सकता। मुझे काम पर जाना है। ये कहकर वह अपनी छड़ी पर झुककर लिफ्ट में चले गए। सहायक ने शौर्य को जाते हुए देखकर आगे बढ़कर कहा, अध्यक्ष आकाश, क्या वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य कुछ गलत समझ रहे हैं? उन्हें लगता है कि आप युवा श्रीमती को नापसंद करते हैं। आकाश ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। लगता है तुम बात समझे नहीं। अरे, क्या मैं गलत समझा? फिर मुख्य बात क्या है? आकाश ने जवाब नहीं दिया। प्रीति के दफ्तर का दरवाजा बंद किया और वह भी लिफ्ट में चला गया। सहायक ने जल्दी से उसका पीछा किया। अध्यक्ष आकाश, क्या आप वापस कॉर्पोरेशन जा रहे हैं? अभी नहीं, पहले प्रीति और भाई साहब को देखने जा रहा हूँ। अध्यक्ष आकाश, मुझे लगता है कि युवा श्रीमती को इस तरह धोखा देना सही नहीं है। वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य की पहचान उन्हें बता देनी चाहिए, वरना जब उन्हें पता चलेगा कि हमने उन्हें धोखा दिया तो वह गुस्सा हो सकती हैं। आकाश थोड़ा भड़क उठा। अनन्या का एक दुर्लभ क्षण उस पर आ गया। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो उसने फिर भी सिर हिलाया। रहने दो, भाई साहब अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। चलो अभी प्रीति को नहीं बताते, यह कोई गंभीर बात नहीं है। सहायक ने लिफ्ट से बाहर उसका पीछा किया। हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य युवा श्रीमती से इसे क्यों छिपा रहे हैं? आकाश अपने सवाल पर थोड़ा रुका। भाई साहब को चिंता है कि अगर प्रीति को उनकी पहचान पता चली तो वह उन्हें अस्पताल से तुरंत निकाल देंगी। वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य कॉर्पोरेशन में काम क्यों नहीं करते और इसके बजाय युवा श्रीमती का सहायक बनने का फैसला क्यों करते हैं? क्या ये युवा श्रीमती के जीवन बचाने का कर्ज चुकाने के लिए है? हो सकता है। अरे, वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य वास्तव में बहुत दयालु हैं। बात करना बंद करो और जाकर पता लगाओ कि प्रीति अभी किस अस्पताल के कमरे में है। तुम्हें वह न देख पाए। जी अध्यक्ष आकाश, मैं समझा। सहायक ने एक के बाद एक कमरे की जांच की और जल्द ही वह एक कमरे के सामने स्थिर खड़ा हो गया और फिर आकाश को इशारा करने के लिए हाथ हिलाया। आकाश पास गया। अस्पताल के कमरे के दरवाजे में लगे कांच से आकाश ने अंदर की स्थिति देखी। कमरे में लेटा व्यक्ति कोमा की स्थिति में था और वर्तमान में प्रीति मरीज पर एक्यूपंक्चर नहीं कर रही थी। इसके बजाय वह बड़े भाई के बगल में बैठी थी, कुछ धीरे से बात कर रही थी। मोटे दरवाजे से अलग होकर आकाश उनकी बातचीत नहीं सुन सका, लेकिन बड़े भाई जड़ी बूटी चिकित्सा की एक किताब पकड़े हुए थे, जाहिर तौर पर जानकारी के लिए प्रीति से परामर्श कर रहे थे। प्रीति किताब में चित्रों की ओर इशारा करते हुए धैर्यपूर्वक जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद, जैसे कि उनकी समस्या पूरी तरह से हल हो गई थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जिससे एक ऐसा दृश्य बना जो बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और गर्मजोशी भरा था। फिर बड़े भाई ने प्रीति को मेडिकल बॉक्स खोलने में मदद की और एक्यूपंक्चर के लिए सुइयां निकाली, हर एक को कीटाणुरहित किया। जैसे ही प्रीति ने मरीज को सुइयां लगानी शुरू की, बड़े भाई ने सुइयां पकड़ाकर उसकी मदद की। दोनों त्रुटिहीन रूप से तालमेल में थे, एक पूरी तरह से मेल खाने वाले जोड़ीदार की तरह लग रहे थे, और जो लोग अनजान थे वे सोच सकते थे कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक एक साथ काम किया है। आकाश ने अपनी नजर हटाई और दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसे आखिरकार समझ आया कि दिल के खून बहने जैसा महसूस होना कैसा होता है, और उसे ये भी एहसास हुआ कि प्रीति के प्रति उसका अधिकार भाव उसके अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब उसे समझ आया कि उसके बड़े भाई ने प्रीति को अपनी पहचान क्यों नहीं बतानी चाहिए थी। शायद उसके भाई को डर था कि उसे बताने के बाद प्रीति उसे अस्वीकार कर देगी और फिर वह कभी भी उसके इतना करीब नहीं रह पाएगा जितना पहले था। योगेश ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। अध्यक्ष आकाश, वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य युवा श्रीमती के बहुत करीब लगते हैं। क्या आप अंदर जाकर नहीं देखेंगे? मैं वहां क्यों जाऊंगा? आकाश का भाव ठंडा था जब वह लिफ्ट की ओर बढ़ा। समूह वापस। योगेश जल्दी से पीछे हो लिया। जब तक वे कॉर्पोरेशन वापस नहीं लौटे तब तक आकाश का भाव बर्फ सा ठंडा था। योगेश जानता था कि वह बुरे मूड में है और उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की। उसने प्रीति और शौर्य के मामले का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन भले ही उसने इसे उठाने की हिम्मत नहीं की, किसी और ने किया। श्री वर्मा को पता चला कि आकाश कॉर्पोरेशन वापस आ गया है और तुरंत उसके दफ्तर में आए। आकाश, जब तुम्हारे बड़े भाई को भूलने की बीमारी थी तो वह संगम अस्पताल में रह रहे थे, है ना? वह व्यक्ति जिसने उन्हें जगाया वह प्रीति थी। आकाश ने उदासीनता से जवाब दिया। आपने पहले ही जांच करा ली है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं बस तुमसे पुष्टि करने आया था। श्री वर्मा ने गहरी भौहें चढ़ाईं। अब हम प्रीति के एक और बड़े एहसानमंद हैं।
पहले उनकी दादी ने दादी माँ को बचाया, फिर प्रीति ने मुझे बचाया और अब तुम्हारे भाई का जीवन भी प्रीति ने बचाया। आकाश को अच्छी तरह से पता था कि वर्मा परिवार प्रीति का एहसानमंद है। अगर उसे उनकी दादी द्वारा दादी माँ को बचाए जाने पर ज्यादा महसूस नहीं हुआ था, तो हाल की घटनाओं में उसके पिता और बड़े भाई को व्यक्तिगत रूप से बचाने से उसे एक जबरदस्त झटका लगा था, खासकर जब उसने दोनों घटनाओं को देखा था। मैंने प्रीति के अस्पताल को 50 करोड़ दान कर दिए हैं, जैसा कि आपने सुझाव दिया था। क्या आपको लगता है कि राशि बहुत कम है? क्या हमें और दान करना चाहिए? श्री वर्मा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम इतने उदार कब से हो गए? जब तुमने उससे पहले तलाक लिया था तो तुम इतने कंजूस थे कि तुम उसे केवल 1 करोड़ देना चाहते थे। अब तुम्हें क्यों लगता है कि उसके अस्पताल के लिए 50 करोड़ बहुत कम है? आकाश ने दबे स्वर में कहा, मैंने उसे केवल 1 करोड़ इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि मैं कंजूस था। अगर यह कंजूसी नहीं है तो और क्या हो सकता है? तुम अभी भी स्वीकार नहीं करोगे कि तुम कंजूस हो। मैं बस उससे तलाक नहीं लेना चाहता था। अब श्री वर्मा हक्के बक्के रह गए। तुम प्रीति से तलाक नहीं लेना चाहते थे, फिर तुम हमेशा उसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे थे? तुम्हारी माँ ने तो मुझे बताया था कि तुम प्रीति के तुम्हें चिपके रहने से तंग आ चुके थे, कि तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे और इतने गुस्से में थे कि तुम आस्था के साथ रहने चले गए और घर पर रुकना बंद कर दिया। आकाश को उस समय की याद आई जब उसने पहली बार प्रीति के साथ तलाक की बात उठाई थी और उसका दिल ऐसे दुखने लगा जैसे वह भयंकर आग से जल रहा हो। उस समय उसने वास्तव में उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश हो गई। पिछली बातों को कुछ शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। चूंकि उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता तो अतीत की बात मत करो। वैसे भी वह बीत चुका है। बस भविष्य में सामाजिक शिष्टाचार पर अधिक ध्यान देना। श्री वर्मा इस छोटे बेटे से असंतुष्ट थे और जोड़े बिना नहीं रह सके। अपने बड़े भाई को देखो, वह अंतर व्यक्तिगत संबंधों को संभालने में कितना कुशल है। प्रीति द्वारा बचाए जाने के बाद उसने अपनी पहचान छिपाई और उसका सहायक बन गया, यहाँ तक कि मुझे और तुम्हारी माँ को भी एक शब्द नहीं बताया। वह प्रीति के करीब जाने के तरीके ढूंढ रहा है। अगर तुमने प्रीति को तलाक नहीं दिया होता और उसे नाराज नहीं किया होता तो क्या तुम्हारे भाई को अपनी पहचान छिपानी पड़ती? उसे डर है कि जैसे ही प्रीति को पता चलेगा कि वह तुम्हारा बड़ा भाई है, वह उसे तुरंत अस्पताल से बाहर निकाल देगी। तुम्हारे कामों ने एक ऐसी गड़बड़ी पैदा कर दी है जिसे तुम्हारे बड़े भाई और मुझे साफ करना पड़ रहा है। क्या तुम भविष्य में और अधिक परिपक्व हो सकते हो और अपने बड़े भाई से एक आदमी बनने और मामलों को संभालने का तरीका सीख सकते हो? आकाश के दिमाग में अनियंत्रित रूप से वह दृश्य कौंध गया जिसे उसने अस्पताल में देखा था। उसके बड़े भाई और प्रीति एक दूसरे के बगल में बैठे थे। एक विनम्रता से सलाह मांग रहा था और दूसरा धैर्यपूर्वक समझा रहा था, पूर्ण सामंजस्य में। उसके बड़े भाई ने वास्तव में उससे बेहतर चीजों को संभाला था। वह बस नहीं जानता था कि किसी लड़की के साथ कैसे बातचीत करनी है। उसे खुश करना तो दूर की बात है। उसका मूड पल भर में गिर गया और उसका भाव और भी ठंडा और उदासीन हो गया। क्या आपका हो गया? अगर हाँ तो अपने दफ्तर वापस जाए। श्री वर्ण जानते थे कि उनके बेटे आकाश को उनकी बातें अब बेचैन कर रही हैं। उन्होंने उसे घूर कर देखा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा बड़ा भाई शौर्य अभी प्रीति की मदद करके उसका कर्ज चुकाने में व्यस्त है। तुम्हें भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अपने भाई की मदद करो और अस्पताल से संपर्क करो। उसके पैर की सर्जरी में अब और देर नहीं होनी चाहिए। उसे जल्द से जल्द हड्डी जोड़ने की सर्जरी करानी चाहिए ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। मेरा बड़ा भाई शायद सर्जरी के लिए संगम अस्पताल को ही चुनेगा। अगर मैं दूसरे अस्पतालों से संपर्क भी करता हूं तो कोई फायदा नहीं। वह वहां नहीं जाएगा। आकाश ने कहा। वह जाएगा या नहीं इसकी परवाह किए बिना पहले तुम संपर्क तो करो। कई अस्पतालों से बात करके सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों वाले अच्छे अस्पताल चुनो, फिर अपने भाई को खुद चुनने दो। उन्होंने निर्देश दिया। आकाश ने सिर हिलाया। समझ गया। इसके अलावा तुम्हारे भाई के चेहरे को ठीक करने की जरूरत है। तुम्हें फेशियल रिकंस्ट्रक्शन विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। किसी भी कीमत पर उसके चेहरे को लगभग वैसा ही दिखना चाहिए जैसा वह पहले था। ठीक है, मैं डॉक्टरों से बात करूंगा। लगता है प्रीति के पास कोई मरहम है जो निशान हटा सकता है। तुम्हें उससे अपने भाई के लिए कुछ खरीदने के लिए भी कहना चाहिए। हम उसे इतनी आसानी से सहमत होते देख श्री वर्ण को थोड़ी राहत मिली। उनका छोटा बेटा अभी भी अपने बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना जानता था। साथ ही अब जब तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ गया है और कॉर्पोरेशन में लौटने के बजाय प्रीति के पास उसके सहायक के रूप में रह रहा है, शायद इसका एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह सीईओ पद के लिए तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहता। तुम्हें भी उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम समझते हो? आकाश ने उदासीनता से भरी आंखों से कहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीईओ का पद भाई को वापस दे दूं तो सीधे कहिए। कॉर्पोरेशन मूल रूप से उनका था। मुझे ये पहले कभी नहीं चाहिए था और भविष्य में भी नहीं चाहिए। सब मेरे भाई का है। जब आप कहेंगे मैं चला जाऊंगा। उसका सीधा जवाब सुनकर श्री वर्ण को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैं तुम्हें भी पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा दूंगा। तुम्हें कॉर्पोरेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम्हारा भाई सीईओ बन जाएगा तो तुम उपाध्यक्ष बन सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हो। अगर मेरे भाई को मदद की जरूरत होगी तो मैं स्वाभाविक रूप से मदद करूंगा। हालांकि मैं कॉर्पोरेशन में नहीं रहूंगा, नहीं मैं उपाध्यक्ष बनूंगा। कॉर्पोरेशन केवल मेरे भाई का है। अगर मैं भी वहां रहूंगा तो कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा होगा। आकाश ने उत्तर दिया। श्री वर्ण ने उसकी ओर देखा। वह काफी हैरान थे। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि तुम उनका कितना ख्याल रखते हो तो वह बहुत खुश होंगे। अगर आप मुझे पारिवारिक संपत्ति देने की सोच रहे हैं तो भूल जाए। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, उसने दावा किया। ये संपत्ति के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे विवाह के बारे में है, उन्होंने घोषित किया। मुझे किससे शादी करनी है इसकी चिंता भी आपको करने की जरूरत नहीं है। वह मेरा अपना मामला है, आकाश ने कहा।
श्रीवर्ण ने गंभीर मुद्रा में कहा, आकाश, तुम अभी भी बहुत छोटे हो और एक अच्छी पत्नी से शादी करने का महत्व नहीं समझते। मैंने गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी गोल का आकलन किया है। कुछ दिनों में मैं जयंत और उसकी बेटी को रात के खाने के लिए बुलाऊंगा ताकि तुम्हारे विवाह की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा सके। आकाश ने उनकी ओर देखे बिना अपने दस्तावेजों को देखना जारी रखा और कहा, मुझे गुप्ता परिवार या गुल में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप उन्हें रात के खाने पर बुला सकते हैं, लेकिन मैं शामिल नहीं होऊंगा। उसकी प्रतिक्रिया से श्रीवर्ण क्रोधित हो गए, उनका चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं भी जाना चाहते तो तुम्हें जाना होगा। जरूरत पड़ी तो मैं किसी को तुम्हें खाने की मेज से बांधने के लिए कहूंगा। ये कहकर वह गुस्से में चले गए। आकाश ने श्रीवर्ण की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपने सहायक योगेश को आदेश दिया, योगेश, अस्पतालों से संपर्क करना शुरू करो और मेरे भाई के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपेडिक और फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जन खोजो। जी अध्यक्ष आकाश, मैं तुरंत उनसे संपर्क करूंगा। आकाश ने हाथ हिलाकर उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। उसके सेल फोन पर एक नए संदेश की सूचना आई। ये गुल की ओर से था, जिसमें उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। आकाश ने बिना जवाब दिए भावशून्य होकर अपना फोन रख दिया। वह रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे ही वह रुकता वह अनियंत्रित रूप से प्रीति और अपने भाई के बारे में सोचने लगता। वह बस प्रीति पर एकाधिकार करना चाहता था। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। योगेश अस्पतालों की फाइलों का एक ढेर आकाश के कार्यालय में लाया। उसने देखा कि रात का खाना अभी भी अनछुआ था। वह खुद को कहने से नहीं रोक पाया, अध्यक्ष आकाश, लगभग 8 बज चुके हैं, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? आकाश ने ऊपर नहीं देखा। समूह ने विदेश में एक नए प्रोजेक्ट में विस्तार किया है। मैं पहले इस समीक्षा को खत्म करूंगा। इस प्रोजेक्ट का एक अच्छा निशान बनाना याद रखना, ताकि जब मेरा भाई पद संभाले तो वह इस पर पहले ध्यान दे सके। आप दिन रात काम कर रहे हैं, वह भी अपने लिए नहीं। अध्यक्ष आपको वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य के लिए रास्ता बनाने के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। योगेश ने रोषपूर्वक कहा, आप वास्तव में बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि समूह का भविष्य का सीईओ वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य होंगे, फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस बीच वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य लापरवाह होकर सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। चुप रहो, तुम रोज अपनी हद पार करते हो। मेरे मामलों के बारे में बकवास करना एक बात है, लेकिन अब तुम मेरे भाई के बारे में भी बोलने की हिम्मत करते हो। इस महीने का अपना बोनस भूल जाओ। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे आपके लिए यह अन्यायपूर्ण लगता है? समूह हो सकता है भविष्य में मेरा न हो, लेकिन यह मेरे भाई का होगा। वह समूह को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देते हैं। योगेश ने अपना सिर झुका लिया, बुदबुदाया, मुझे नहीं लगता कि वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य समूह को ज्यादा महत्व देते हैं, अन्यथा वह सहायक के रूप में खेलने के लिए जाने के बजाय संचालन से परिचित होने के लिए जल्द ही वापस आ जाते। आकाश ने आखिरकार ऊपर देखा, उसकी नजरें बर्फीली थीं। इस महीने का तुम्हारा बोनस गया। बाहर निकलो। योगेश के सिर की त्वचा सुन्न पड़ गई। वह और आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह कार्यालय से बाहर निकल गया, लेकिन एक पल बाद उसने दरवाजा खटखटाया और फिर से अंदर आ गया। तुम फिर से अंदर आने की हिम्मत करते हो? मरना चाहते हो? आकाश ने पूछा। वह, अध्यक्ष आकाश, रिसेप्शन ने अभी मुझे फोन किया, कहा कि आस्था आ गई है। क्या आप उसे ऊपर आने देना चाहते हैं? उसे दफा हो जाने के लिए कहो। लेकिन आस्था ने कहा कि उसके पास वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य से संबंधित कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपसे चर्चा करनी है। उसे ऊपर आने दो। थोड़ी देर बाद योगेश आस्था को अंदर लाया। आस्था का चेहरा पीला था, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। आकाश को देखते ही वह तुरंत उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गई। आकाश, कृपया मेरी मदद करें। शौर्य मुझसे शादी करने से मना कर रहा है। वह मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। वरिष्ठ भाई ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। क्या ये सामान्य नहीं है कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता? आकाश ने कहा, नहीं, यह इसलिए नहीं है। कल रात उसने मुझे बताया कि उसे कोई पसंद है और वह किसी और से शादी करना चाहता है। आकाश, मैं आज सिर्फ आपसे ये पूछने आई हूं कि शौर्य को वह कौन पसंद है। आकाश के बर्फीले चेहरे पर भावना का एक दरार दिखाई दिया। तुमने क्या कहा? ये सच है, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ। कल रात जब शौर्य ने यह कहा तो चाची नेहा और चाचा श्रीवर्ण वहां थे। आकाश के दिमाग में भनभनाहट हुई। अगर वरिष्ठ भाई अब आस्था को नहीं चाहते थे तो वह किससे शादी करना चाहते थे? वह मूर्ति की तरह बैठा रहा। आस्था ने जल्दी से जोर दिया, आकाश, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बड़े भाई को वह कौन महिला पसंद है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? हम इतने सालों से साथ हैं, हमारा एक बच्चा भी है, फिर भी जब वह वापस आता है तो कहता है कि वह मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आकाश की आवाज लकड़ी जैसी हो गई। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, तुम अब जा सकती हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हारा चेहरा मुझे बता रहा है कि तुम निश्चित रूप से जानते हो। आकाश, कृपया मुझे बताओ कि वह कौन है। आस्था फूट फूट कर रोने लगी। आकाश, क्या तुम कृपया इस बार मेरी मदद कर सकते हो? मैं अब से निश्चित रूप से तुम्हारी बात मानूंगी। कृपया मुझे बताओ, तुम्हारे बड़े भाई को वास्तव में कौन पसंद है? आकाश, शौर्य को अब गलतफहमी है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर तुम मुझे ये बताने से मना करते हो कि शौर्य किसे पसंद करते हैं, तो कृपया उनकी उपस्थिति में ये स्पष्ट करने में मेरी मदद करें कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। क्या उन्हें विश्वास हुआ? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। योगेश ने खिल्ली उड़ाई। अगर तुम चालें नहीं चल रही होती तो वरिष्ठ अध्यक्ष शौर्य को अध्यक्ष आकाश पर गलतफहमी क्यों होती? तुमने सचमुच अध्यक्ष आकाश को बर्बाद कर दिया है। आकाश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बड़े भाई को दोष मत दो, उन्हें गलतफहमी होना सामान्य है, लेकिन आस्था, भविष्य में मेरे बड़े भाई से दूर रहना। तुम जैसी कोई उनके पास रहने के लायक नहीं है। मैंने तुम्हारे बड़े भाई के लिए एक बेटा पैदा किया है। मैं इतने सालों से तुम्हारे बड़े भाई के साथ हूँ। अगर मैं भी तुम्हारे भाई के पास रहने के लायक नहीं हूँ तो कौन है?
तुम्हें सारा दोष नेहा पर डालने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही स्पष्ट रूप से समझ चुका हूं कि तुम किस तरह की इंसान हो। मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देता हूं, मेरे बड़े भाई से दूर रहो। बाहर निकलो। आस्था ने अभी भी जाने से मना कर दिया। तभी आकाश के कार्यालय का दरवाजा अचानक खुला और शौर्य अंदर आए। आकाश भी थोड़ा हैरान था। बड़े भाई। शौर्य मुस्कुराए और उसे सिर हिलाया, फिर उन्होंने आस्था की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आस्था भी यहाँ होगी। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या आकाश ने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें जल्दी से उससे माफी मांगनी चाहिए। आस्था आगे बढ़ी और शौर्य का हाथ पकड़ लिया। शौर्य, मैं अभी आकाश से हमारे रिश्ते को तुम्हें समझाने के बारे में बात कर रही थी। शौर्य ने उसका हाथ हटा दिया। उनका लहजा अभी भी बहुत अनुकूल था। समझाने की जरूरत नहीं है। तुम और आकाश दोनों मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लोग हो। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों खुश और खुशहाल रहो। आस्था फूट फूट कर रो पड़ी। आकाश और मेरे बीच सच में कुछ नहीं है। आकाश, कुछ तो कहो। आस्था, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। योगेश, इसे बाहर ले जाओ। जी अध्यक्ष आकाश। आदेश मिलते ही योगेश ने बिना किसी देरी के आस्था को कार्यालय से बाहर खींच लिया और उसे लिफ्ट में धकेल दिया। आकाश ने शौर्य को एक फोल्डर सौंपा। भाई, ये पिछले 1 साल के समूह के वित्तीय विवरण और विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का सारांश है। जब आप समूह का नियंत्रण फिर से शुरू करेंगे तो यह आपकी मदद करेगा। शौर्य ने इसे नहीं लिया और ईमानदारी से कहा, तुम समूह को अब बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हो। मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है। अब से तुम सीईओ होगे। नहीं, समूह आपका है भाई। मैं सिर्फ आपकी ओर से इसे संभाल रहा था। अब जब आप वापस आ गए हैं तो मैं अपने मूल पद पर लौट सकता हूँ। आकाश ने फोल्डर जबरदस्ती उनके हाथों में भर दिया। शौर्य ने फोल्डर वापस आकाश को सौंप दिया। आकाश, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे समूह में उतनी दिलचस्पी नहीं है। भाई, कृपया मना न करें। ये हमेशा आपका रहा है। आकाश ने एक और फोल्डर लिया और शौर्य को सौंपा। ये वे अस्पताल और डॉक्टर हैं जिन्हें मैंने आज ही चुना है। एक नज़र डालिए। शौर्य ने फोल्डर लिया, उसमें से पन्ने पलटे और फिर हंसे। यह अद्भुत है कि तुमने इतने कम समय में इतने अच्छे अस्पताल और डॉक्टर कैसे चुन लिए। वे सभी शीर्ष स्तर के डॉक्टर हैं। मेरे पैर के इलाज के लिए उनका उपयोग करना आती है। भाई, क्या आप नहीं चाहते कि वे आपका इलाज करें? आकाश ने पूछा। शौर्य ने सिर हिलाया। मेरी जान संगम अस्पताल में प्रीति ने बचाई थी। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे मेरा पैर हो या मेरा चेहरा, संगम अस्पताल में इलाज जारी रखना सही रहेगा। तुम्हारा क्या विचार है? तो जैसा भाई कहते हैं वैसा ही करते हैं। शौर्य ने आकाश के कंधे पर हाथ फेरा। देर हो रही है, अब काम खत्म करने का समय है। इतनी देर तक रुकना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तुम हमेशा खुद को बहुत धक्का देते हो, अपने शरीर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। तुमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है। मेरे साथ घर चलो और कुछ गर्म खाओ। उसकी जरूरत नहीं है भाई। मैंने भी रात का खाना नहीं खाया है। चलो घर चलते हैं और साथ में खाते हैं। क्या तुम्हें अब अपने भाई के साथ खाना पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अन्य विकल्प न होने पर आकाश को उनके साथ नीचे तक जाना पड़ा और फिर साथ में वे घर के लिए रवाना हुए। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।